Assalamualaikum class, hope you all are fine. बेटा today's our topic is normal distribution. आपको पता ही है पिछले previous lecture से हमने continuous distributions को start किया है, जिसमें सबसे पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग पहले इंटरमीडिएट में स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं तो आपने ज़रूर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो वगैरह, उसकी शेप और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया होगा। और अगर नहीं भी पढ़ा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होती है, उसकी शेप क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डिफरेंट, ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने इसको पढ़ना है खुद से और इसकी असाइनमेंट बनानी है 1 और 2 पेज की। अब होगा क्या कि अगर आपने इंटरमीडिएट में या पहले कभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है तो उसमें आप डिफरेंट बिल्कुल सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ वगैरह डिस्कस करते हैं किया होगा, उसकी शेप, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम 1 बाय 1 उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ भी करेंगे। उसके लिए आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। शेर मोहम्मद चौधरी की जो बुक है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर नंबर 9 है, बहुत अच्छा डिस्कस किया हुआ है वहाँ प्रॉपर्टीज़ को, तो वहाँ से रीड करें और उसकी एक असाइनमेंट बनाएं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसका पीडीएफ क्या है, उसकी लिमिट्स क्या होती हैं, रेंज क्या है, शेप क्या होती है, ये इसकी स्क्यूनेस, कर्टॉसिस, उसको डिस्कस करें और उसकी प्रॉपर्टीज़, जिस प्रॉपर्टीज़ हैं क्या उनको राइट करना है। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 बाय 1 ये जो प्रॉपर्टीज़ कुछ आर्ट्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है, जो आप ऑलरेडी कभी कहीं ना कहीं इसको पढ़ चुके हैं तो इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी शेप, उसकी प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो उसके प्रूफ्स हैं वो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास इसकी जो एक प्रॉपर्टी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिमिटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो वो अप्रोच करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। लिमिट अब क्या अप्लाई करनी है, कंडीशंस हम देख लेते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एन अदर फॉर्म ऑफ is another limiting form of binomial distribution under the following conditions। मीन्स कि ये conditions अगर फुलफिल हों तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच कर जाएगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले कि n द नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं इज़ इनडेफिनेटली लार्ज, मीन्स अप्रोच करें इन्फिनिटी को। वो n जब बहुत ज़्यादा लार्ज हो मीन्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। और सेकंड कंडीशन क्या है, नीदर p नॉर q इज़ वेरी स्मॉल। मीन्स आपको पता है p और q, p जो है वो एक स्मॉल प्रोबेबिलिटी होती है, इसी तरह q, p और q दोनों इस तरह से बैलेंस्ड हो कि दोनों वेरी स्मॉल ना हो। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हों तो आपकी जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुनी होगी, बट आज हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि कैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है। तो हम स्टार्ट लेते हैं कि हमने सबसे पहले बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लेंगे। द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p। एज यू ऑल नो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं n एंड p। तो हमने लिखा द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p इज गिवन बाय, उसका हमने पीडीएफ लिख दिया है। ठीक है जी, इसको आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन p ऑफ x भी लिखते हैं या स्मॉल f ऑफ x भी लिखते हैं, इसलिए इससे नहीं परेशान होना कि हमने तो स्मॉल f ऑफ x पढ़ा था तो यहाँ p ऑफ x क्यों लिखा हुआ है। p ऑफ x इक्वल्स टू nc(x) p की पावर x q की पावर n माइनस x। इसको फर्दर कॉम्बिनेशन को ओपन किया तो इट विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल और p की पावर x q की पावर n माइनस x, और इसकी लिमिट होती है x इक्वल्स टू 0 टू n। लेट इज कंसिडर द स्टैंडर्ड बायनॉमियल वेरिएट। अगर हम स्टैंडर्ड बायनॉमियल वेरिएट कंसिडर करें, क्योंकि अब हम जितने भी स्टेप्स लेंगे वो इसलिए होंगे कि हमने किसी तरीके से इसको मूव करना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बनाना है इससे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बनाने के लिए अब हम ये पहला स्टेप क्या करने जा रहे हैं कि हमने इससे स्टैंडर्ड बायनॉमियल वेरिएट बनाया है। याद रखिएगा ये एक जनरल रूल है, किसी भी पीडीएफ को अगर आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल या स्टैंडर्ड बायनॉमियल या स्टैंडर्ड वेरिएट बनाना है तो इसका एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या है कि z इक्वल्स टू नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या बायनॉमियल वेरिएट शो, उसको आप z से करते हैं इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल है x, उसका मीन, उसके मीन से उसे माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस। ये जनरल फार्मूला है
किसी भी वेरिएट को नॉर्मल स्टैंडर्ड वेरिएट में चेंज करने के लिए। ये मीन्स आपने क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उसमें से उसका मीन माइनस करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपको पता है मीन की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट उसके वेरिएंस से, आपने स्क्वायर रूट वेरिएंस से डिवाइड कर देना है। तो अब आपको पता है बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एक्स माइनस एन पी इसका मीन है और वेरिएंस एन पी क्यू है और स्क्वायर रूट फार्मूला में है और इसकी रेंज है एक्स इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू एन। ठीक हो गया। अब व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, अब ये तो x की रेंज है, जब हमने इसको z में कन्वर्ट किया है इस वेरिएबल को तो हमें z की लिमिट्स भी चाहिए होंगी। तो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो फिर z क्या होगा। x अगर आप यहाँ 0 पुट कर दें यहाँ पे तो देन यू विल गेट z इक्वल्स टू माइनस एन पी ओवर एन पी क्यू। ठीक हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करें स्क्वायर रूट को, आपको पता है ये पावर्स को एन पी क्यू स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। स्क्वायर रूट की जब हम खत्म करते हैं तो पावर में 1/2 आता है। अब ऊपर n की पावर 1 है और नीचे 1/2 है, तो पावर को ऊपर लेके सॉल्व करें 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आ जाएगा मीन स्क्वायर रूट। ये छोटी छोटी जो डायरेक्ट स्टेप्स मैंने किए हैं इसके पीछे एक रीज़न है कि कुछ थोड़ा बहुत आप खुद भी एफर्ट करें कि ये मैथमेटिकल चीज़ें, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअल हैं तो वो सारे स्टेप्स मैंने खुद सॉल्व करके दिए आपको, लेकिन जहाँ पे मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि ये एन पी ओवर क्यू के ऊपर होल स्क्वायर रूट कैसे आया, ये आपने सॉल्व करना है और अगर आपसे नहीं होगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जब हम आपको पता है लिमिट्स में हम फर्स्ट लिमिट ले लेते हैं और एंड की लिमिट ले लेते हैं। एक्स जब 0 है तो जेड की वैल्यू क्या, रेंज क्या, लिमिट क्या आई, और जब एन एक्स की वैल्यू एन है तो वी विल गेट जेड इक्वल्स टू एन माइनस एन पी ओवर स्क्वायर रूट एन माइनस एन पी क्यू। तो आपने यहाँ पे n कॉमन लिया, तो ये 1 माइनस पी की इक्वल आ गया और 1 माइनस पी आपको पता है इक्वल होता है एन क्यू के, और फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन क्यू ओवर पी, स्क्वायर रूट एन क्यू ओवर पी। ठीक हो गया। 10 इन द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n जो है वो टेंड्स करेगा, इसका मतलब है कि अगर लिमिट्स में अभी तो n x जो है वो लास्ट लिमिट n तक थी, लेकिन अगर हमने कहा कि n जो है वो इन्फिनिटी हो जाए तो n इन्फिनिटी होगा तो z टेक्स द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा है यहाँ n है, अगर यहाँ n इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा तो z इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड इफ n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी देन z इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो हमने कहा कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, चाहे आप इधर देखें या नीचे वाले केस में देखें, दोनों में हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि 10 इन द लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, z भी जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में वैल्यू में लाई करेगा। हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विल बी कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब है अब तो x की डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस हो गई, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट मीन्स z कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन द इंटरवल। मीन्स अभी जो x की वैल्यूज थी वो क्या थी, विद स्टेप्स थी, मीन 0 है, 1 है, 2 है, बट इन बिटवीन वैल्यूज को वो अटेन नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो हमने देखा कि z की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हैं, तो इट मीन्स कि आपका वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस में शिफ्ट हो गया है। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स x जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, लेकिन आपने उसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहला काम जो हमने किया है कि हमने इसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में शिफ्ट कर दिया है। Hence the distribution of x will be continuous over the range minus infinity to infinity. We want the limiting form of equation 1. अब हमने ये इसकी रेंज को तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हमें इक्वेशन नंबर 1 जो है जिसमें ये बाइनोमियल का PDF डिस्कस किया है, इसकी लिमिटिंग फॉर्म बनानी है, ताकि हमें पता चले जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करता है या नहीं। अप्रोच करने का क्या मतलब है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वाकई जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रहा है। उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा ये याद रखिएगा, वी वांट द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 अंडर द अबव 2 कंडीशंस। वो 2 कंडीशंस फुलफिल हो तब ही ये इसको अप्रोच करेगा। और अब हम बाय यूज़ करें स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन टू आर फैक्टोरियल फॉर लार्ज आर। अच्छा, स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का काम क्या है कि हमने ये फैक्टोरियल्स को ओपन करना है। तो स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन हमें बताता है कि अगर आर बहुत लार्ज है तो फैक्टोरियल एस से ओपन होगा। ये एक फार्मूला है, स्टिरलिंग ने ये अप्रोक्सीमेशन दी थी, ये एज इट इज़ आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये मीन्स हमें ये चाहिए क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इस PDF में इसको तो हम सॉल्व कर लें, लेकिन ये जो फैक्टोरियल्स हैं इसको किसी तरह हमने ओपन करना है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे n बहुत लार्ज है, तो इसलिए
जब लार्ज आर, ये लार्ज उसके लिए फॉर लार्ज आर की अप्रॉक्सीमेशन जो स्टर्लिंग ने दी थी कि अगर आर फैक्टोरियल आपने ओपन करना है तो उसका तरीकाकार ये है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आर स्मॉल है, जैसे लेट से आर 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इसको ओपन करना आसान है। बट अगर आर जो है वो 300 है तो 300 फैक्टोरियल को ओपन करना वाली मुश्किल है, तो इसलिए स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन है कि अगर लार्ज आर है मीन्स आर अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो फिर वो फैक्टोरियल कैसे ओपन आपने करना है। अप्रॉक्सीमेशन का आपको पता है ये साइन होता है जो टिल्टेड साइन है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस आर, और आर की पावर में है जी आर प्लस 1/2। ठीक हो गया। तो अब हाँ आपने इसके अकॉर्डिंग अपने फैक्टोरियल्स ओपन कर लेना है। वी हैव इन द लिमिट्स एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड कॉन्सिक्वेंटली x टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने अभी देखा है कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो x भी इन्फिनिटी को जो है वो अप्रोच करेगा। तो अब आपने वही अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखते हुए, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आप स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन 3 जगह पे लगाइए, एक n फैक्टोरियल पे, n माइनस एक्स फैक्टोरियल पे और x फैक्टोरियल पे। ठीक हो गया। बारी बारी अलग अलग इनके ऊपर ये अप्रॉक्सीमेशन मीन्स ये फार्मूला के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे, इस फार्मूला के थ्रू। तो अब हमने क्या किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट का लाजमी बताना है क्योंकि हमने यहाँ ऊपर बताया है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन तब अप्लाई हो रही है जब r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब तो फार्मूला स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के फार्मूला में r है, बट इन r केस हमारे पास x है, तो हम क्या लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे, और यहाँ जब इन साइड लगाएंगे तो हम n, क्योंकि आपको पता है जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को तो x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है। यहाँ क्योंकि PDF लिखा है p ऑफ x तो यहाँ x है, यहाँ पे n है, इस बात को याद रखना है डिफरेंस। ठीक हो गया। अब आपने n फैक्टोरियल के ऊपर जब स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की तो जहाँ जहाँ r लिखा है वहाँ पे आपने n कर देना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज आ जाएगा, e की पावर माइनस r की जगह e की पावर माइनस n, और r की पावर r प्लस 1/2 की जगह आ जाएगा n की पावर n प्लस 1/2। ठीक है। p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब नीचे n माइनस एक्स का फैक्टोरियल और x का फैक्टोरियल, उसके ऊपर भी आपने स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगानी है। जब x के फैक्टोरियल पे लगानी है तो जहाँ जहाँ r लिखा है वहाँ पे x कर दी, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस एक्स और x की पावर x प्लस 1/2। अब मैंने x फैक्टोरियल को पहले ओपन किया, बाद में n माइनस एक्स आता है। n माइनस एक्स के लिए दोबारा स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस n माइनस एक्स ब्रैकेट में, और r की जगह, अब r की जगह वेरिएबल क्या है, पूरा n माइनस एक्स वेरिएबल है, n माइनस एक्स और उसकी पावर n माइनस एक्स प्लस 1/2। ये हमने क्या किया है, ये हमने ओपन कर दिया है स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू, जो तीनों फैक्टोरियल्स थे उसको हमने ओपन किया है। ठीक हो गया। अब आपने फिर इसकी सिंप्लीफिकेशंस करनी है। सिंप्लीफिकेशंस में क्या आ जाएगा कि जहाँ पे कैंसिलेशंस हो रहे हैं, जैसे ये स्क्वायर रूट 2 पाई, ये स्क्वायर रूट 2 पाई के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके n, अच्छा एक चीज़ हमने क्या की है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद NPQ, स्क्वायर रूट NPQ के साथ आपने मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया है। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के PDF तक पहुंचना है। तो पहला काम जो हमने किया था कि आपने फैक्टोरियल्स ओपन किए हैं। अब और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि स्क्वायर रूट NPQ के साथ आपने इसको डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी किया। जो डिवाइड किया वो यहाँ पे साइड पे लिख दिया आपने, और जो मल्टीप्लाई किया आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये स्क्वायर रूट 2 पाई को कैंसिल करके ये आउटसाइड आ गया, और ये जो स्क्वायर रूट NPQ से डिवाइड किया था ये भी साइड पे आ गया। अब इसमें देखें तो आपको कहाँ पे चेंज नज़र आ रही है, यहाँ पे NP हो गया। ठीक है। ये n और p को कंबाइन करके पावर x प्लस 1/2 हो गया। अब आपके लिए सोचने की बात है कि यहाँ n की पावर n प्लस 1/2 थी और p की पावर x थी, तो ये x प्लस 1/2 कैसे हो गया, और nq की पावर हो गई n माइनस एक्स प्लस 1/2, और नीचे जो था x की पावर x प्लस 1/2 और n माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स प्लस 1/2, ये एज इट इज़ रहेगा। मीन्स सोचने का काम यहाँ पे है ये कैसे हुआ है। सबसे पहले आपको पता है कि जब NPQ आपने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड, तो वो मल्टीप्लाई जो किया होगा वो यहाँ पे आया होगा, मीन्स NPQ की पावर 1/2। मैं ऐसे कह सकती हूँ, स्क्वायर रूट जब आप हटाते हैं तो उसकी पावर 1/2 के इक्वल ही है ना। तो स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1/2, हटाना नहीं। मीन्स जब स्क्वायर रूट लिखें या उसकी पावर 1/2 लिखें एक ही बात होती है। तो NPQ की पावर 1/2, तो वहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया, मीन्स P की पावर x पड़ा है, और यहाँ पे अभी हमने जो इंट्रोड्यूस किया P की पावर 1/2। तो आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो P की पावर x प्लस यहाँ पे जो आपने एक इंट्रोड्यूस करवाया अभी वो प्लस 1/2। अब आप कहेंगे कि इसकी तो चलें x प्लस 1/2 हो गई, n की पावर x प्लस 1/2 कैसे हुई।
ये आपने इस तरह से देखना है कि इस n की पावर और इस n की पावर को आपने जब सॉल्व करना है, तो ये जब आप सॉल्व करें टोटल, ये भी n लिखा है, ये भी n लिखा है, इसकी पावर्स को ऐड करें तो ये आपके पास आंसर आएगा n+1। अब आप कहेंगे n+1 आएगा, लेकिन आपके पास तो यहाँ n+1/2 आना चाहिए। बट इस चीज़ को याद रखें कि आपने n की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है। जब n की पावर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये n की पावर है n+1/2 और प्लस ये जो अभी ऐड किया है +1/2 करें तो +1/2 + 1/2 किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। अब ये आप फर्दर यहाँ पे मैंने वर्बली ये स्टेप को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये स्टेप बीच में मैंने मिस क्यों किया है, क्योंकि यहीं पे मैं आपकी मैथमेटिकल एवल्यूशन देखना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें एक एक स्टेप जस्ट इसलिए छोड़ा है ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ किया कराया मिल गया है, तो हमें खुद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंटेंशनली कोई छोटे छोटे जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, नॉट कॉन्सेप्चुअल स्टेप्स, जो छोटे छोटे मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उसको मैंने ब्रेक किया है, बीच में थोड़ा सा छोड़ा है ताकि आप उसको खुद से करें। बहुत ही ईजी स्टेप है। और सेकेंडली अब आपको एक हिंट भी दे देती हूँ कि वो तो कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक्चुअली यहाँ पे NP/NQ बनाना है, ठीक है, और उसकी पावर आपको कैसे याद रहेगी, याद करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। p की पावर x+1/2 है, इसको भी सॉल्व, लेकिन अगर आपको किस तरह से हम n की पावर स्प्लिट कर रहे हैं तो यहाँ x+1/2 देखें, जो नीचे पावर है वो ही यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ अगर x+1/2 है तो यहाँ पे भी आपने x+1/2 बना दी। इसी तरह NQ की पावर n-x+1/2 है, तो जो यहाँ पावर है वो आपने इधर भी बनानी है, मीन्स नीचे जो n-x+1/2 है वही पावर आपने यहाँ पे भी बना देनी। ठीक हो गया। अब ये बीच में जो थोड़ा सा एक स्टेप मैथमेटिकली मिसिंग है उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, अब फर्दर हमने क्या किया, ये देखें कि ये पावर जो है वो सेम हो गई है। NP/x की होल पावर आप इस तरह से लिख सकते हैं x+1/2। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं NQ/n-x की होल पावर n-x+1/2। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। ठीक है जी, ये क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे एक्सपोनेंट भी आपको ये कैसे कैंसिल आउट हुआ ये यहाँ पे बता दिया कि पावर्स कैसे सॉल्व होके e की पावर 0 हो जाएगी, और आपको पता है एक्सपोनेंट की पावर 0 1 की इक्वल होता है। आई होप सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, आप इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी थी एक बार हम देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2, इसमें से आपने x को एवेल्युएट करना है, तो हम x को ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होंगी ना। यहाँ पे जितने भी x और n यूज़ हो रहे हैं उसमें हमने z को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x = NP + z√NP3। ठीक है, ये कैसे आया आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 से हमने लिया है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास थी दिस वन, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो x इक्वल किसकी इक्वल हो जाएगा, z + NP। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई हो जाएगा √NP3 उसके साथ। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया, x हमारे पास किसकी इक्वल हो गया, NP + z × √NP3। अच्छा, अब फर्दर आपने इसको क्या किया है, इक्वेशन को आपने NP पे डिवाइड कर दिया। आपने NP पे डिवाइड क्यों किया है, हम इसको ये बनाना चाह रहे हैं। NP/x है तो x/NP मिल जाए तो हम उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। तो x है तो हमने NP से क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया, बाद में हम उसको इन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने x/NP से पूरी इसको इक्वेशन को डिवाइड किया, यहाँ x/NP हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा + z, और आपने जब यहाँ पे NP से डिवाइड किया है तो यहाँ पे NPQ √NP, ये इसके इक्वल आ जाएगा Q/NP²। ये कैसे आता है, फिर वो स्टेप्स कि पावर्स को जब आप सॉल्व करेंगे, ऊपर n की पावर 1/2 है, नीचे पावर है 1, तो जब 1/2 में से -1 होगा तो वो हो जाएगा -1/2, इसलिए n नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा, पावर्स को जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कि ये इसकी इक्वल कैसे आया है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी a को आपने क्या किया n-x, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये फॉर्म तो हमने बना ली, हमें ये भी चाहिए n-x भी हमें चाहिए। ठीक हो गया, तो n-x के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन नंबर a है इसमें से आप इक्वेशन में से हमने बोथ साइड्स पे n को माइनस किया है, तो यहाँ क्या आ गया n-x, और इधर n माइनस साइन चेंज होंगे, -NP - z × √NP3।
ठीक है जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, ये एन क्यू कैसे बन गया, एन में से कॉमन लिया, 1 माइनस पी इक्वल होता है क्यू के, तो ये इसकी इक्वल हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, मीन्स इसमें कुछ भी क्रैमिंग की चीज़ नहीं है कि आप क्रैम नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि आपको ये चाहिए, ठीक है, आपको एन क्यू ओवर एन माइनस एक्स चाहिए, तो एन माइनस एक्स आपने बना लिया है और एन क्यू उसमें चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, बाद में आप उसको इन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो एन माइनस एक्स ओवर एन क्यू किया आपने, तो ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर रूट पी ओवर एन क्यू। ये कैसे बना ये अभी आपको बताया कि इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद हम इसका जो है पीडीएफ जो है हमने चेंज करना है। अब हमने मेजर स्टेप्स कर लिए हैं। उसके बाद आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए आप उसका डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए का आपने डिफरेंशियल लेना है। इक्वेशन नंबर ए आपके पास कहाँ पे है, अभी सॉरी हमने यहाँ पे कोई इक्वेशन ए बनाई थी, ये। अब जब आप डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है, तो आप यहाँ जब डी के डिफरेंशियल लिया तो आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास डिफरेंशियल किसकी इक्वल आएगा, आपके पास डिफरेंशियल आ जाएगा डी जेड इक्वल्स टू 1 ओवर स्क्वायर रूट एन पी क्यू टू डी एक्स, ठीक है। आपने इसका, अच्छा आप ये देखें कि ये किस तरह से, इधर से पहले देखें, डी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस स्क्वायर रूट एन पी क्यू डी जेड आया, लेकिन आपको डी जेड सेपरेट चाहिए, तो आपने क्या किया, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट एन पी क्यू। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर हैं। हमने लिमिट्स को पहले कॉन्टिन्यूस वेरिएट उसको चेंज कर लिया, उसकी लिमिट्स डिस्कस कर ली, एक्स को और एन माइनस एक्स को कैसे जेड में कन्वर्ट करना है हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली, और उसका डिफरेंशियल को भी डिस्कस कर लिया। आज के लिए बेटा इतना ही, क्योंकि अभी इसका हाफ प्रूफ अभी रहता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वैसे तो ये एक लेक्चर में करवाया जा सकता है, बट मैं चाहती हूँ कि अभी स्टार्ट में हम थोड़ा सा स्लो चलें ताकि आप बर्डन आइज फील ना करें। लेकिन स्लो करवाने का इट डजेंट मीन कि आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कि आपने चले मैडम ने आधा करवाया तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी प्रैक्टिस करने की। मैं स्टार्ट में स्लो इसीलिए चल रही हूँ ताकि आप इसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीन माने ये बाद में बहुत बड़ा बर्डन आपके लिए बन जाएगा और आप इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। अब एक काम आपका क्या है कि आपने ये एक असाइनमेंट बनानी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी पैरामीटर्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, उसको राइट करना है। थ्योरेटिकली ये सारी चीज़ें आपने राइट करनी है। अब ये असाइनमेंट आपने नेक्स्ट वीक में मतलब ट्यूसडे तक आपने ये सबमिट करनी होगी, ठीक हो गया। और साथ में ये जो आपको टास्क दिया है कि जो आज पढ़ाया या जो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे उसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मत ये सोचिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे तो सिर्फ एमसीक्यूज आने हैं। आपकी सोच इससे ऊपर होनी चाहिए कि आप अगर एक कोर्स पढ़ रहे हैं तो वो कोर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।